हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज हम लोग अष्टांग हृदय के तीसरे अध्याय ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने आयुष्कामी अध्याय को पढ़ लिया, जिसमें आयु के बारे में बताया गया है कि आप लोग अपने आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं। और सेकंड चैप्टर, उसके बाद दिनचर्या में हमें दिन में अपनी चर्या क्या क्या रखनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा चुका हूँ मैं। और आज उसी के में तीसरा चैप्टर ऋतुचर्या की बात करते हैं। यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्योंकि एक ऋतु इससे कंफर्म है, ज़्यादातर ग्रीष्म ऋतु या हेमंत ऋतु पूछता है। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर हंसोदक आता है या फिर पद का जो निर्धारण करने वाला होता है वो आता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर में। यह 10 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप लोग एमपी पॉइंट में रख सकते हैं, एम के पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतु की। आपको पता है कि ऋतुएं 6 होती है: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और इसमें आप आदान काल और विसर काल में बांट सकते हैं। जब सूर्य उत्तर की दिशा में चलता है तो उसे उत्तरायण काल कहते हैं, इसे ही आदान काल कहते हैं। और सेकंड है विसर काल, इसे दक्षिणायन बोलते हैं। इसमें सूर्य जो होता है इसमें दक्षिण की दिशा में चलता है। इसे आप लोग ऋतु को एक कोट से याद कर सकते हैं: शिव जी बसे हैं, शिव से शिशिर, वा से बसंत, जी से ग्रीष्म, बसे हैं, वा से वर्षा, सा से शरद, हा से हेमंत। और अगर इसमें मास की बात करें, शिशिर में आपके माघ फागुन आते हैं। हिंदी महीने से आप देख सकते हैं, बसंत में चैत वैशाख, ग्रीष्म में जेठ आषाढ़, ऐसे सब महीने आते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है रस की प्रधानता से। इसका कोड आपको ऋतु स्टेप बाय स्टेप अगर याद हो तो आप रस को भी याद कर सकते हैं। आपको शुरुआत नीचे से करना है। सबसे पहले लास्ट में मधुर लिखना है, फिर एक छोड़ के अम्ल लिखना है, फिर लवण लिखना है। सेम ऐसे ही ऊपर आना है। सबसे नीचे शुरुआत करेंगे कटु, सबसे ऊपर तिक्त, फिर कषाय। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप रस याद होगा: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और इधर ऋतु भी शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्ष, शरद, हेमंत, तो आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो राशि है इंपॉर्टेंट नहीं है, राशि से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इसमें अब बल की बात करते हैं। आपकी जो पहला ऋतु है और अंतिम ऋतु है, जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, उसमें जैसे शिशिर और हेमंत में बल अधिक रहेगा, सबसे उत्तम बल रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे बसंत शरद है, इसमें मध्यम बल रहेगा। और जो बीच के दो ऋतुएं हैं ग्रीष्म और वर्षा, इसमें हीन बल रहेगा। इससे आपका बहुत क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं दोषों के संचय, प्रकोप और संबंध से। आप वात पित्त कफ का कब संचय होता है किस ऋतु में, कब प्रकोप होता है, कब संबंध होता है किस ऋतु में, कब इलाज करना है, यहाँ से हो जाता है। इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। सबसे पहले वात में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, पहले आप 3 को रट लीजिए। फिर यहाँ से पहला छोड़ के वर्षा शरद उठा लीजिए, वर्षा शरद हेमंत। ठीक है। फिर हेमंत को उठाइए, हेमंत बसंत ग्रीष्म। आप इसको बार बार जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं आदान काल या उत्तरायण काल की। नाम में ही उत्तरायण लिखा है तो इसमें सूर्य उत्तर की दिशा में चलेगा। और इस ऋतु में जो सूर्य की किरणें होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आदान काल में आपकी ऋतुएं कौन कौन सी आती है। आपने ऊपर पढ़ा हुआ शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। ग्रीष्म में आप लोगों को पता है कितनी गर्मी पड़ती है, बसंत में भी पता है। इसमें सूर्य की किरणें बहुत तेज होती है और हवाएं बहुत उष्ण और रुष्ट हो जाती है। आपको पता है कि गर्मी में कितना लू चलता है। सूरज व हवा शीतलता व गीलापन गुणों को नष्ट कर देता है। जब रुष्टा होगा तो शीतलता को नष्ट कर ही देगा। और जब गर्मी पड़ेगी आपको पता है डिहाइड्रेशन होता है, प्राणियों का जो शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। उत्तरायण काल में शिशिर में आपका जितने रस है जो हमें आगे पढ़ाया गया है, सेम वही रस के बारे में बताया गया है कि शिशिर ऋतु में तिक्त रस व बसंत ऋतु में कषाय रस व ग्रीष्म ऋतु में कटु रस बलवान हो जाते हैं। ये तो स्टेप बाय स्टेप आगे हम बता दिए हैं कि आपको याद कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है आदान काल और विसर काल में डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और विसर काल को सोम कहा जाता है। अब सोम क्यों कहा जाता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। सोम क्योंकि इसमें चंद्रमा का बल ज़्यादा होता है, सूर्य का बल कम हो जाता है। इस काल में सौम्य गुणों वाला चंद्र बलवान हो जाता है और इसमें सूर्य का बल बहुत कम हो जाता है। इस काल में बादल छाए रहने के कारण वर्षा होती रहती है, शीतल हवा बहती है और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह कम होता रहता है। और यहाँ पे देखिए रस की बात की गई है, जो कि ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं आपको रस कैसे याद करना है। वर्षा ऋतु में अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस व हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान होते हैं। ठीक है।
सबसे पहले हेमंत ऋतु की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग क्वेश्चन हर साल आते हैं। इस मास की बात करें तो अगहन पौष इसमें आता है। राशि वृश्चिक धनु जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बल उत्तम बल है, जो आपने ऊपर चार्ट में पढ़ा है वही आपको बस नीचे लिखना है। काल विसर काल दक्षिणायन, दक्षिणायन होगा सूर्य दक्षिण में चलेगा। वर्णन हेमंत ऋतुचर्या में काल स्वभाव कारण पुरुष का बल अधिक बलवान होता है, क्योंकि जठराग्नि अधिक बलवान होती है। आपने नोटिस किया होगा कि ठंडी में आप लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपका जो शारीरिक बल है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि इसे आहार रूपी ईंधन ना मिले, से आपके अंदर अग्नि बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको ईंधन नहीं मिलेगा, तो जो आपकी अग्नि है, मतलब जो अगर मॉडर्न से कोरिलेट किया जाए तो आपकी जो HCl है वह आपके शरीर के जो बाकी धातुओं को जलाने लगेगा। इसलिए आपको अधिक से अधिक खाना खाना चाहिए ठंडी में। और हेमंत ऋतु में वातनाशक मधुर अम्ल लवण रस युक्त पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इसमें किस चीज़ का सेवन करना है वो आपको याद करना है, मेन पॉइंट जो है वही लिखना है, बस आपको नंबर उसी पे मिलेगा। और प्रातःकाल करते सुबह उठते आपको करना क्या है। हेमंत ऋतु में रातें लंबी होने के कारण आपको सुबह उठ कर सबसे पहले भोजन करना है। प्रातःकाल में सुबह उठकर शौच से निवृत्त होकर दंत करके मधुर और लवण युक्त भोजन करना है, जलपान करना है। और इसमें आपका कफ का वृद्धि हो जाता है। इसमें वातनाशक तेलों से आपको मालिश करना है। पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ना है कि आपने जो भोजन किया वो पच जाए, ठीक है। और अगर स्नान आदि कर्तव्य की बात करें तो आपको आंवला कसेले जितने भी कसेले द्रव्य हैं उनसे अभ्यंग करना है। अभ्यंग का मतलब होता है कि मालिश। आपने सेकंड चैप्टर दिनचर्या में पढ़ा होगा इसके बारे में। उसके बाद शरीर को मोटे तौलियों से पोंछ कर कुमकुम कस्तूरी उस आदि द्रव्यों का लेप करके धूप का सेवन करना चाहिए। और इसमें आपको गुरु आहार लेना चाहिए, क्योंकि ठंडी में आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको भोजन की ज़रूरत होती है। गुड़ से बने पदार्थ, स्वच्छ गेहूं का आटा, उड़द की दाल, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं खुद सोच के, क्योंकि अष्टांग हृदय जो होता है पूरी तरह से आप खुद से भी लिख सकते हैं। और स्नान विधि की बात करें, इसमें दौड़े अवगाहन का विधान, इसमें गर्म पानी भर दिया जाता है, सिर के डुबाए बिना पूरे शरीर का सुखद स्नान हो जाता है। देखिए ठंडी का समय है, आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए गर्मी में, उसके बारे में लिखा गया है। शीतनाशक उपाय में कुमकुम का लेप, अगरू की धूप, ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए। निवास विधि, ठंडी में आपको अंगार से तपे हुए मकान के नीचे निर्मित कपड़े घर में भीतर अपनी गुफा में रहना चाहिए। आपको ज़्यादातर जितने भी गर्म चीज़ें हैं या फिर अंगीठी जला के वहाँ पे आपको रहना चाहिए। अब सेकंड ऋतु की बात करें, वर्षा ऋतुचर्या, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं। मास में श्रवण भाद्र आता है। राशि कर्क सिंह और बल इसमें हीन रहता है, जो आके पढ़ चुके। रस की प्रधानता अमल होती है। और काल में विस्तर काल और दक्षिणायन होता है। वर्णन आदान काल के प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले प्राणियों पहले मंद हुई अग्नि इस ऋतु में वातादि दोषों के कारण अधिक मंद हो जाती है। इसमें जो होता है अग्नि बहुत मंद हो जाता है, क्योंकि वह दोष जल के भाप से लटके हुए बादल द्वारा आकाश में छाए रहने पर शीत वायु के आसपास से पृथ्वी से निकलने वाले भाप के प्रभाव से और आहार अम्ल के विपाक होने से इस काल में होने वाले जल के प्रयोग से जठराग्नि के मंद पड़ जाने से दोष कुपित हो जाते हैं। जब आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो आपके जो दोष हैं वो कुपित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको साधारण आहार भी लेना हो, ज़्यादातर आपको लघु आहार लेना है। और वात आदि दोष जो आपके बढ़े हैं उसको शमन करना है। और इस ऋतु में आपको ज़्यादातर वमन कराना चाहिए, जिससे शोधन हो सके। और आगे पकाए गए या के मांस रस हिरण आदि जंगल प्रदेश का मांस खाना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए हमको इस मंथ में लघु आहार को लेना चाहिए। और आहार विहार की बात करें तो बरसात के मौसम में आपको छत्र लेके चलना चाहिए, चप्पल पहन के चलना चाहिए, क्योंकि बरसात है। इसमें यही सब लिखना है आपको बरसात के बारे में। और आपको क्या आहार विहार का त्याग करना है। इसमें इंडियन नदी का जल जो पतला हो, नदी का जल पतला मट्ठा छाछ को नहीं पीना चाहिए। सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। सत्तू का सेवन केवल ज़्यादातर ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। और धूप का सेवन भी ना करें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ऋतु है हेमंत के बाद शरद, जो कि इससे क्वेश्चन आता है। अगर मांस की बात करें कुवार और कार्तिक, बल मध्यम होता है। राशि कन्या तुला होता है।
उसकी प्रधानता में लवण होता है, काल बिसर काल दक्षिणायन, सूर्य दक्षिण की दिशा में चलेगा तो इसमें चंद्रमा का बल अधिक होगा। वर्षा ऋतु में पानी में भीगे हुए शीतल युक्त प्राणियों के शरीरों में पित्त का संचय क्रमशः होता रहता है। अगर इसमें पित्त का संचय होगा तो आपका जठराग्नि तीव्र होगा, तो इसमें आपको भोजन ज़्यादा करना पड़ेगा और इसमें तिक्त रस का सेवन करना है, विरेचन, रक्त मूषण आदि को कराना है। और अगर आहार विधि की बात करें तो तिक्त, मधुर और कसैले पदार्थ को थोड़ी मात्रा में खाएं और साली चावल, मूंग, मिश्री अलावा ये सब चीज़ों का सेवन हमें करना चाहिए। संशोधक आपका 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें यही बताया गया है कि सूर्य के कीड़ों से तपा हुआ और चंद्रमा के कीड़ों से शीतल हुआ और अगस्त तारा के उदय होने से जो दोष रहित या पवित्र निर्बल जो जल होता है उसी का संशोधक कहते हैं। यह अभिसंधिक कारक नहीं होता, मतलब कफ को नहीं बढ़ाता है। यह ना ही रुच होता है, अमृत के समान गुणों वाला होता है। और विहार विधि रात्रि होने के 1-2 घंटा तक आरंभ होता है। उसमें चंदन और कपूर का लेप लगाकर, मोतियों को माला पहनकर, साफ सुथरे कपड़े लगाकर मुँह के हमें छत पर बैठ कर चंद्रमा की चांदनी का सेवन करना चाहिए। अपत्य या अहितकारी निषेध, औष, क्षार पदार्थ, दही, तेल ये सब चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। पूरब को बहने वाले वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ऋतु संधि की। 2 ऋतुओं को जोड़कर ऋतु संधि कहते हैं। प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह व आने वाले ऋतु का प्रथम सप्ताह का 15 दिन का समय ऋतु संधि होता है। से आपके जो ऋतु चल रही है उसका लास्ट के 7 दिन और आने वाले ऋतु के 7 दिन दोनों को मिलाकर ऋतु संधि बनती है। इसमें आपको पुरानी जो ऋतु है उसके 7 दिन में उसके आहार विहार को त्यागना है और आने वाली जो ऋतु है उसके आहार विहार को ग्रहण करना है। यहाँ से आपका 3rd ऋतुचर्या चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट में हम रोगाणुत्पादनी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।